हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन जो हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना डायबिटीज का लक्षण होता है और उस डायबिटीज को रोकने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। तो देखो, इंसुलिन की खोज सबसे पहले यानी कि फर्स्टली isolated from dog pancreas by Bating and Best। कब? 1922 में। इनकी सबसे पहले बेटिंग और बेस्ट ने 1922 में कुत्ते के अग्नाशय से इसे आइसोलेट किया था। ये पता होना चाहिए हमको कि इंसुलिन ही वो पहला हार्मोन है जिसे डिसाइड किया गया कि ये प्रोटीन से बना होता है। ये भी ध्यान रखना, इंसुलिन वो पहला हार्मोन है जो ये पहचान किया गया। देख लो, इंसुलिन प्रथम हार्मोन है जो प्रोटीन के रूप में पहचाना गया। ये भी ध्यान रखना भाई, इंसुलिन वो प्रथम हार्मोन है जो प्रोटीन के रूप में पहचाना गया। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी बड़ा होता है, इनकी बड़ा मॉलिक्यूल है ये। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C254 H377। ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ऑक्सीजन इसमें 75, नाइट्रोजन 65 एंड NS होते हैं 6। देखिए, सल्फर इसमें 6 होते हैं, नाइट्रोजन 65 होते हैं, ऑक्सीजन इसमें 75 होते हैं। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन में 2 एमिनो एसिड्स की चेन पाई जाती है। जिसे हम कहते हैं चेन ए एंड चेन बी। चेन ए एंड चेन बी। तो चेन ए और चेन बी, जो चेन ए है वो एसिडिक होती है और इसमें कुल 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। चेन बी जो है उसमें 30 एमिनो एसिड्स है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। ये दोनों चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ती है? सल्फर यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है या जुड़ी रहती है। ठीक है, जैसे ये एक ए चेन है, ए चेन, ये बी चेन है। तो इनके बीच में इस तरह से 2 सल्फर बॉन्ड, बस 2 सल्फर लिंकेज होते हैं और इनके अंदर देखो 6 है ना, सल्फर 6 है, तो 2 सल्फर इनके अंदर होते हैं इस तरह से। एक इधर से होगा ऐसे ऐसे, और ये दोनों चेन, ये ए चेन और ये बी चेन, दोनों चेन आपस में इस तरह से सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड हट जाए, ठीक है, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड हट जाए तो इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। डाइसल्फाइड
बॉन्ड या लिंकेज के टूटने पर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, इनकी खत्म हो जाती है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, कुछ फैक्ट हैं। और आगे चले तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 5733 डाल्टन का होता है, बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो pH 5.4 पर होता है, 5.4 पर होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, ये ध्यान रखें। ये 5.4 होता है, अर्थात ये एसिडिक नेचर का है। एसिडिक है ना, 7 से कम जाएंगे तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। अब इसका बायोसिंथेसिस जो है इसकी शॉर्ट ले लीजिए, बता देता हूं। बायोसिंथेसिस कहाँ होता है, इनकी जैव संश्लेषण। तो देखो, ये तो आप जानते ही हैं भाई कि जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से देन ये mRNA साइटोप्लाज्म में निकल कर आता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। और यहाँ पर इसका ये प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो खुरदरी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, उसकी जो बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स के अंदर उपस्थित इनकी जो जीन होती है, वो जीन सबसे पहले इसका इनकी दोनों अलग अलग चेन का सिंथेसिस सेपरेट होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही होगा, जो चेन ए है वो अलग से बनती है, चेन बी है वो अलग से बनती है। और जब दोनों चेन बन जाती हैं तो उसके बाद इन दोनों चेन जब बनती है तो उसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। बोथ चेन एक मिनट देखते हुए, जो बीटा सेल्स हैं इनसे mRNA और mRNA की प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम कहते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER पर होते हैं राइबोसोम। तो इन राइबोसोम के द्वारा इन प्रोटीन का निर्माण होता है। इनकी चेन A प्लस चेन B दोनों का निर्माण सेपरेट होता है, एक साथ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म में आती है, क्योंकि ER जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनका निर्माण होता है। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा ये साइटोप्लाज्म के अंदर इनमें डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उसका निर्माण होता है, जिससे दोनों A और B चेन मिल जाती है। जब दोनों A और B चेन अलग अलग मिलती है या अलग अलग निर्माण होता है इनका सेपरेट, तो उस समय इनको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। तो ये प्रो इंसुलिन जो है वही बाद में इस बॉन्ड के बनने से इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, और ये एक्टिव फॉर्म होती है इंसुलिन की। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में ये कभी भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये हार्मोन है, इसके लिए एक्टिव होना जरूरी है। एक चीज और है भाई, नॉलेज के लिए जरूरी है कि सल्फर के साथ साथ जिंक ऑल्सो प्रेजेंट होता है इन इंसुलिन। ये भी ध्यान रखना भाई, सल्फर के साथ साथ इंसुलिन में जिंक भी प्रेजेंट होता है, ठीक है।
सल्फर के साथ साथ जिंक भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी आ सकता है। बायोलॉजी के अंदर ऑप्शन काफी टेढ़े मेढ़े आते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन हो गए हैं आजकल, क्योंकि जो सरफेस के क्वेश्चन है वो इतने एग्जाम हो चुके हैं कि सरफेस के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब सबको डीपली ही नॉलेज चाहिए, तो डीपली नॉलेज के नीट के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस एंजाइम के अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें जिंक नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें जिंक होगा। तो ध्यान रखना, उनमें से एक ऑप्शन में आपको एक एंजाइम याद, एक हार्मोन याद रखना है जिसका जिंक होता है, वो है इंसुलिन। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक के द्वारा, यानी कि हम कहते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है। तो देखो मैं बता दूं आपको, 1978 में एक वैज्ञानिक आए, रिग्स, और उसके कुछ साथी, ये वही कैलिफोर्निया से हैं, कैलिफोर्निया से हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो इंसुलिन को बनाने वाली जीन है, इंसुलिन जो को बनाने वाली जो जीन है, उसे कृत्रिम रूप से लैब के अंदर तैयार किया, यानी कि सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, सिंथेसाइज आर्टिफिशियल। तो कैसे करते हैं, इसका ध्यान देखना, थोड़ा सा देखना प्रोसेस क्या होता है इसका। कि मान लो कोई प्रोटीन है, तो हमको पता है प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बनी होती है, ठीक है। अब एमिनो एसिड का एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है प्रोटीन के अंदर। अब जब इस एमिनो एसिड को देखते हैं तो प्रत्येक एमिनो एसिड 3 आनुवंशिक कूट से, यानी कि एक आनुवंशिक कूट से बना होता है, एक आनुवंशिक कूट से बना होता है। एक आनुवंशिक कूट के अंदर 3 mRNA के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। और 3 mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड से इनका संश्लेषण डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस के आधार पर डीएनए की श्रृंखला बना सकते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया कि जो इंसुलिन को बनाने वाली जीन थी, उस जीन से बनने वाली जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन के आधार पर इस इंसुलिन जीन को आज प्रयोगशाला के अंदर, यानी कि सेल के बाहर इन विट्रो कंडीशन में इसे सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद इसे ई कोलाई, जो ह्यूमन बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर इसे इंसर्ट किया बाय, इसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी प्रोसेस जिसे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। इसके द्वारा अब इन्होंने जो सिंथेसाइज आर्टिफिशियल जीन था उसे ई कोलाई सेल के अंदर डाल दिया। अब देखो, यहां से इस जगह से और इस जगह तक ले जाने के लिए कुछ व्हीकल की आवश्यकता होती है, और उन व्हीकल्स को हम कहते हैं वेक्टर्स। और इस केस में, जीवाणु के केस में, जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स एक वेक्टर की तरह हैं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ ये सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता भाई, बंद होता है गोल इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इस प्लाज्मिड को जोड़ दिया, सॉरी प्लाज्मिड के साथ इस जीन को जोड़ दिया। अब जो जो प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा त्यों ये भी रेप्लिकेट होगा। अब इस प्लाज्मिड की जो हमने ये वेक्टर के साथ जोड़ा है, ये अपना जो जीन है आर्टिफिशियल, इसके साथ एक चीज और जोड़ी है जिसका नाम होता है प्रमोटर। बिना प्रमोटर की कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकती, और प्रमोटर भी ये उसी प्रकार का जोड़ा है जो प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि
इकोलाई सेल के अंदर काम करेगा, क्योंकि ये इकोलाई सेल में जोड़ा है ना इकोलाई के अंदर, तो इकोलाई सेल की जो एंजाइम्स है वो उसी तरह काम करेंगे जैसे जीवाणु के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर प्रमोटर मान लो यूकेरियोटिक का जोड़ दें और ये सारा सिस्टम प्रोकैरियोटिक का है तो ये कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। इसलिए हमने इकोलाई जो प्लाज्मिड है उसके साथ जो जीन जोड़ा है, उस जीन के साथ जो प्रमोटर जोड़ा है वो भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। तो इस प्रकार से इसे लैब के अंदर या सेल के बाहर, या हम इसको कह सकते हैं कि भाई कॉमर्शियली रूप से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। देन आफ्टर इसे मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है। इसका हम यूज करते हैं इंजेक्शन के रूप में। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। देखिए ये है मान लीजिए ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। ठीक है, इनमें लगातार जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है फुल बॉडी में इस तरह से। ठीक, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए अपने पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये यहां पर है इंटेस्टाइन की सेल्स, इंटेस्टाइन। देखो जब हम भोजन करते हैं तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, ग्लूकोज हाई लेवल पर होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड की वेसल्स इसके साथ जुड़ी हुई है और ब्लड लगातार सर्कुलेट हो रहा है या फ्लो कर रहा है, तो इसमें लगातार जो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है वो हमेशा कम रहती है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से इसमें डिफ्यूज होते हैं ऐसे अपने आप। सॉरी, डिफ्यूज का मतलब ये विस्तृत नहीं होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, उनके द्वारा ये इस ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिए जाते हैं। और इसके बारे में हम कैरियर प्रोटीन्स के बारे में हम ट्रांसपोर्ट कोशिका झिल्ली ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर आते हैं और ये लगातार सर्कुलेट हो रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ से आगे चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इस तरह से लगातार जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर आ रहा है। अब आगे जाके क्या होता है, और देखो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा कोई अंग नहीं है, यानी कि हेयर्स, नेल्स, जो बड़े हुए नेल्स हैं, और एक आध जगह और होगी जहाँ पर जो डेड पार्ट्स हैं, जहाँ ये नहीं होता है ब्लड, बाकी हर जगह पर ब्लड होता है। तो हर जगह पर एक ब्लड लगातार पहुंच रहा है। अब सपोज मान लो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ एक सेल है, और इस सेल के अंदर वो पूरा मटेरियल है जो होना चाहिए, और ये ब्लड सर्कुलेट होकर के यहाँ आ रहा है, ये आ गया इधर, इस सेल के साथ है बिल्कुल, ये समझो ऐसे है। ठीक है, इसमें ब्लड भी है और इसके अंदर ग्लूकोज भी है, ये ग्लूकोज है। होता ये है कि जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल हाई, तो इंसुलिन का लेवल भी हाई हो जाता है। इंसुलिन लेवल हाई, जैसे ही ब्लड का लेवल बढ़ता है वैसे ही इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसकी सूचना इसको यही से मिलती है। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और हम जिक्र कर लेते हैं। देखो इसके लिए अगर देखा जाए तो जो शरीर के जो सेल्स के अंदर जो एटीपी की मात्रा होती है ये उससे संबंधित होता है। देखो अगर हम हाई ग्लूकोज की बात करते हैं, देखिए अगर हाई ग्लूकोज लेवल है तो उस समय एटीपी लेवल भी हाई होगा, एटीपी हाई होगा। ठीक है, अब एटीपी की मात्रा जो है वो एएमपी से संबंधित है। एएमपी यानी कि अगर देखा जाए तो एनर्जी यानी कि जो एटीपी है ना उसकी मात्रा भी निश्चित है। एएमपी एटीपी, एएमपी एटीपी यही चलता रहता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल लो हो जाए, ग्लूकोज लो हो जाए तो उस कंडीशन में एटीपी जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है भाई जो यहाँ पर छिपी हुई है, वो ये है कि जैसे ही एटीपी का लेवल हाई होता है एएमपी का लेवल लो हो जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही एटीपी लो होता है एएमपी हाई हो जाता है।
और ये एएमपी बाद में कन्वर्ट होता है एडिनाइलेट साइक्लिक एंजाइम के द्वारा इसमें सीएएमपी में। अब देखो मेन बात ये है सीएएमपी ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर है जो बताता है कि कब इंसुलिन का लेवल बढ़ना है और कब नहीं बढ़ना है। देखो जैसे ही हम कह रहे भाई एटीपी ग्लूकोज लेवल हाई है तो एटीपी ज्यादा है, एएमपी लो है, ग्लूकोज लेवल लो है तो एटीपी लो है, एएमपी ज्यादा है। जैसे एएमपी हाई होता है सीएमपी का मतलब सीएमपी हाई हो जाता है। जब सीएमपी हाई होता है ये सेकेंडरी मैसेंजर है, और जब सीएमपी हाई होने का मतलब है कि हमको भूख का एहसास होता है। भूख का एहसास होना जो इंसुलिन हार्मोन है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ना है, क्योंकि जैसे ही भूख लगेगी हम खाना खाएंगे, तो जैसे ही खाना खाएंगे ना वैसे ही इंसुलिन का लेवल अपने आप बढ़ेगा। ये बात है। अगर मान लो ये लो हो जाए, एटीपी हाई हो जाए, इसका मतलब है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में या हमारी जो बॉडी है उसमें आ चुका है। उस समय जितना भी एएमपी होगा वो सब एटीपी बदल जाएगा। जब लो एएमपी होगा तो उस समय सीएमपी की मात्रा भी लो होगी, ठीक है। तो सीएमपी की मात्रा लो होगी तो जितना लो हो जाएगी ना उतना इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और देखो यहाँ इंसुलिन करता क्या है, देखो जैसे ये इंसुलिन आ रहा है तो ग्लूकोज आ रहा है और इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ होता है अग्नाशयी बीटा सेल्स के अंदर। तो इंसुलिन में एक हार्मोन है वो ब्लड के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर देखो इस जगह पर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इस तरह से, इन रिसेप्टर्स से आकर के इंसुलिन जुड़ता है, ये इंसुलिन है, ठीक है। जैसे इंसुलिन जुड़ता है ना तो ये इंसुलिन क्या करता है, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को इस सेल के अंदर जाने के लिए यानी कि अधिक मात्रा में जाने के लिए इनको खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जैसे अगर इंसुलिन नहीं होगा तो बेसल लेवल यानी कि बहुत ही कम रेट से ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, लेकिन जैसे इंसुलिन जुड़ता है तो इसके अंदर जाने की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब क्या होगा कि जैसे स्पीड बढ़ेगी तो जो ग्लूकोज है ना वो आगे बहुत कम जाएगा, यानी कि इधर बहुत कम जाएगा, सब कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो डायबिटीज है वो होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन अगर मान लो इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है या किसी कारण से जो रिसेप्टर है इसका प्रोडक्शन घट जाए, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो घट जाए, या रिसेप्टर जो प्रोटीन्स है उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, या इंसुलिन की जो मात्रा है उसमें बनने में कोई गड़बड़ हो जाए, वो कम हो जाए, तो उस कंडीशन में कभी भी इंसुलिन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। या अगर मात्रा कम बनेगी तो कम जुड़ेगा, तो उतने ही परसेंट यहाँ से ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड से इस सेल के अंदर कम जाएगा। तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो फिर यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर जाएगा, क्योंकि इंसुलिन के द्वारा इस ग्लूकोज का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये फिर शरीर से बाहर जाएगा। उस कंडीशन में डायबिटीज होने की संभावना है। तो इस समय हम डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटिक मेलिटस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंसुलिन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।